गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप यू आर एंजॉइंग लॉकडाउन एंड योर स्टडी ऑल्सो। और आपकी संख्या देखते हुए व्यूज़ बहुत कम है भाई। सारे ही जो कॉलेज के जितने भी विषय की वीडियो है, इसका मतलब आपका नेट अभी भी गेम और मूवीज़ देखने में जा रहा है। तो देखिए, इस समय का सदुपयोग कीजिए, मैं बार बार कह रही हूँ। और आपको पता है आगामी कुछ समय में आपकी भर्ती भी आने वाली है, तो तैयारी पे ध्यान दीजिए और अपना जो समय है उसका फ्रूटफुल जो यूज है वो कीजिए। तो गायत्री मंत्र के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। जी हाँ, तो आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है, वो है वर्ब्स। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि पहले हमने टेंस किए, उसके बाद हमने टेंस में ही 4 प्रकार के जो वाक्य हैं, साधारण, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, उसकी थोड़ी सी भूमिका बांधी। उसके बाद हमने प्रोनाउन और नाउन का जो विषय है वो शुरू कर दिया। और उसका शुरू करने का कारण भी यही है क्योंकि जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, सेंटेंस में यूज़ होने वाले छोटे छोटे वर्ड हैं वो आपको क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप, हाँ जी सर, ऑफिस में बात करो, आ जाएंगे, वेट कर लो सर। तो तब तक आप क्या करोगे, सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है उसको नहीं बना पाएंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम दोबारा हमारे मुद्दे पे आते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों का ही आपको यूज करना सीखना पड़ेगा। जैसे कल हमने बात की थी प्रोनाउन की, 2 क्लासेस में हमने प्रोनाउन को सीखा है, लेकिन हमने प्रोनाउन को सिर्फ समझा है, जाना नहीं। उसको जानने का उपाय है, सबसे बड़ा सबसे मुख्य उसको जानने का तरीका है वो है ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस मेकिंग। तो हम वो क्लास एक दिन लेंगे, कल या परसों, मैं देखती हूँ जैसे ही संभव हो पाता है। तो उसमें आपके लिए क्वेश्चन भी पुट किए जाएंगे ताकि पता चले कि आपको उससे कितना सीखने को मिला है। तो अब हम बीच में हमने टू बी की फॉर्म्स की थी वर्ब की, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आपको वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा नज़दीक से क्लियर करवाना है। मुझे ऐसी आवश्यकता लगी, 2-4 बच्चों से मैंने बात की तो फीडबैक भी आया। तो वर्ब के बारे में हम अच्छी तरह शुरू से पढ़ेंगे आराम से। वर्ब एक स्ट्रक्चर की बैकबोन होती है, या फिर ऐसे कहें कि एक सेंटेंस की जो आत्मा है वो वर्ब है, और इंग्लिश स्पीकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें वर्ब अपना रोल प्ले करती है। क्यों करती है? वो वर्ब की डेफिनेशन हमें अपने आप बताएगी। तो बात करते हैं वर्ब की डेफिनेशन की कि व्हाट इज़ ए वर्ब। देखिए, मैं किताबों वाली डेफिनेशन आपको नहीं करवाऊंगी, और आपको पता है मैं क्लासेस में भी नहीं करवाती हूँ, क्योंकि वो चीज़ आपको बुक्स में बड़ी अच्छी तरह से मिल जाएगी। मेरा पढ़ाने का तरीका यह है कि बच्चे की उस शब्द के प्रति समझ पैदा करना और उस शब्द को उसके दैनिक जीवन से जोड़ देना। उसके बाद आपका काम बच जाता है, क्योंकि जिस वक्त बच्चे की रुचि है वो अपने आप निकलकर आपके सामने अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा, और जिसकी रुचि नहीं है उसके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दो, कभी तो क्लिक होगा।
अगर आप उसको पूरा ही परोस के दे देंगे, सारी चीज़ उसको बता देंगे, ये लैंग्वेज के विषय में ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि यह रूल हर सब्जेक्ट पे एप्लीकेबल हो, इम्प्लीमेंट इसको किया जाए, लेकिन जहाँ तक लैंग्वेज की बात है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, तो लैंग्वेज में बच्चे के सामने क्वेश्चन मार्क क्रिएट करना ज़रूरी है। तो वर्ब है, उसका सीधा सा जो मीनिंग है वो क्या है, एन एक्शन, जितना मुझे समझ में आता है। अब एक्शन का हिंदी में मतलब होता है कार्य। इसको थोड़ा और सिंपल करें तो काम, थोड़ा और सिंपल करें तो काज। यानी अब इस काज का मतलब तुम कुछ उधर मत ले जाना, इसको काम काज कर देते हैं, ठीक है। यानी वर्ब का मतलब एन एक्शन। अब वो एक्शन किसी भी फॉर्म में हो, दिन में व्यक्ति 1000 तरह की क्रियाएं करता है, वो सब वर्ब होती है। उठना, बैठना, खाना पीना, सोना, पढ़ना, लेटना, कूदना, हंसना, रोना, गाना, मिलना जुलना, ठीक है, बात करना, कूदना, उछलना, ये सारी जो हैं ये वर्ब हैं। कम से कम जो वर्ब है वो 3 या 4000 के करीब आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनको हम स्ट्रक्चराइज करके पढ़ेंगे। अब बात आती है कि जो वर्ब है वो प्रोड्यूस्ड बाय ए लैटिन लैंग्वेज, यानी है एक लैटिन लैंग्वेज से लिया हुआ वर्ड है, जिसको लैटिन में क्या है, वर्बम, VERBUM, वर्बम नाम से जाना जाता है। और उसका मीनिंग होता है ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, यानी एक ऐसा शब्द जो किसी कार्य के होने की या किसी घटना के होने की, किसी हलचल के होने की बात करे। तो इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी एक्शन हैं, जितने भी काम हैं, वो सारे क्या हैं, वर्ब हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ब के टाइप की। तो इंग्लिश में मुख्यतया 2 प्रकार की वर्ब से हम शुरू करते हैं। नंबर 1 इज मेन वर्ब एंड नंबर 2 इज एक्सिलरी वर्ब, और इसको हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब इसकी हिंदी ये होगी मुख्य क्रिया, और एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का मतलब होगा सहायक क्रिया, यानी मुख्य क्रिया की जो सहायता करे वो क्या होगी, सहायक क्रिया। वैसे 2B की फॉर्म में आपने 8 सहायक क्रियाओं के बारे में पढ़ लिया था, इसके बारे में और बढ़िया तरह जानेंगे। अब बात करते हैं मुख्य वर्ब के भी आगे 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव मीन्स सकर्मक क्रियाएं, और जैसे ही सकर्मक लिखा तो आधे से ज़्यादा बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी। जी हाँ, और अब तो नई शिक्षा नीति पे भी यह नियम बन गया है कि 5 साल तक बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। उसका कितना बड़ा उसके पीछे साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक रीज़न होगा वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है विषय से भटकने से क्लास विल बी वेरी लॉन्ग। तो मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा न जाते हुए, हमारी एजुकेशन पॉलिसी में इंग्लिश का कोई ज़्यादा लंबा सा वजूद नहीं है। यह लैंग्वेज है, ये विदेशों से आई हुई एक लैंग्वेज है और विदेशियों द्वारा थोपी गई लैंग्वेज है। मैं यह नहीं कहती कि इस लैंग्वेज का ज्ञान ज़रूरी नहीं है, इस लैंग्वेज का ज्ञान ज़रूरी है, क्योंकि यह इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन इस लैंग्वेज को भी हम हमारी मातृभाषा में, और ये चीज़ मैंने आपको मेरी क्लास के पहले या दूसरे तीसरे दिन कह दी थी, और जो कि प्रूव हो चुकी है कि मातृभाषा में बच्चे को अगर पढ़ाया जाए तो वह चीज़ों को ज़्यादा करीब से समझ सकता है। तो जी सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव हो जाएगा अकर्मक क्रिया।
अब आपको 50% कहानी समझ में आ गई होगी। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की जो भी दो मुख्य शाखाएं हैं, फर्स्ट वन इज प्राइमरी वर्ब, प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक क्रियाएं, एंड सेकेंड वन इज मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में आपको पता है कैन, कुड, मे, माइट, जो कि अपने आप में एक विशेषता रखने वाला टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी आता है। तो अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगी? सकर्मक। अब इसमें सेम मतलब साथ, साथ में है कर्म, कर्म, कर्म जिसके, कर्म को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। अब इतनी बात में आपको कहानी क्लियर हो गई होगी कि ऐसा वाक्य जिसमें मैंने आपको कर्म जब पढ़ाया था तो बताया था कि जब हम क्या का क्वेश्चन करें तो उसका उत्तर मिलना चाहिए, इसका मतलब वहाँ कर्म है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें क्वेश्चन करें राम क्या पढ़ता है तो उत्तर क्या आएगा? पुस्तक, यानी यह क्या है? कर्म है। तो यह जो करता है ये क्या है? कर्म के साथ है। जैसे वो आप कारक करते हैं ना, का, के, की, ठीक है। राम पुस्तक पढ़ता है तो उत्तर हमने प्रश्न किया राम क्या पढ़ता है तो उत्तर आया पुस्तक, यानी पुस्तक है जो हमारा कर्म है, यानी यह सकर्मक वर्ब है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। राम रीड्स, एक वचन है तो क्या लगेगा? एस या इस, एस या एस, राम रीड्स ए बुक। तो इसमें जो रीड्स है ये क्या है? वर्ब है। और कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। पक्षी आसमान में उड़ता है। अब पक्षी कहाँ उड़ता है? कहाँ का उत्तर क्या आया? आसमान में। तो अब आसमान क्या हो गया जी? आसमान हो गया ऑब्जेक्ट, यानी एक कर्म। और जिस वाक्य में कर्म हो वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। अब इसको ट्रांजिटिव नाम आपके ना याद रहे तो आप सकर्मक जरूर याद कर लेना और उसको दिमाग में बैठा लेना कि जिस प्रश्न में हम, जिस वाक्य में हम प्रश्न करें और उसका आंसर हमें मिल जाए तो वो क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा, सकर्मक क्रिया होगी, उड़ता है। बर्ड फ्लाई बर्ड्स, चलो पक्षी कर दें, उड़ते हैं, बहुत सारे पक्षी होते हैं ना। बर्ड्स फ्लाई इन दी स्काई, ठीक है। ऐसे वाक्य जिनमें कर्म की उपलब्धता हो तो वो क्या हो जाएंगे? सकर्मक। आपने इसको उदाहरण सहित समझ लिया। अब बात करते हैं हम अकर्मक क्रिया की। अब देखिए अ का मतलब यहाँ पे क्या है? ए उपसर्ग है, वो मनाही के रूप में प्रयोग हुआ है। मनाही किस चीज़ की? कर्म की। यानी ऐसे वाक्य जिनमें कर्म ना हो, कर्म की उपलब्धता न हो। जैसे वे हंसते हैं,
ठीक है। अब आप ये देखिए वे क्या करते हैं, तो वे क्या है, वे हंसते हैं। वो हंसते में सिर्फ क्रिया हो रही है, यहाँ पे कोई कर्म नहीं है। ये हो गया कर्ता यानी सब्जेक्ट, और ये हो गई वर्ब। देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ये है हो गई हेल्पिंग वर्ब, जो हम आगे पढ़ेंगे इज़ तो यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये वाक्य कौन सा हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब का हो गया। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, दे लाफ। ठीक है, वे हंसते हैं, वे हंस रहे हैं। दे आर लाफिंग। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, बहुवचन जरूर आ गया, आर हेल्पिंग वर्ब आ गई, लाफिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई कर्म का उपयोग नहीं हुआ। अब इसी तरह वे डांस कर रहे हैं, दे आर डांसिंग, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मुझे ये लगता है आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों वर्ब में अच्छी तरह से फ़र्क पता चल गया होगा। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रियाएं, जिस वाक्य में कर्म मौजूद हो। पहचान करने का तरीका क्या है, आप क्या वाले क्वेश्चन कीजिए। जैसे राम खाना खा रहा है, तो राम क्या खा रहा है, खाना। आंसर मिल गया, इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, राम इज ईटिंग फूड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाक्य लिख के देख लेते हैं एक बार फिर। आप बिल्कुल इसको क्लियर करते जाना भाई। राम इज ईटिंग फूड, यहाँ कोई नाम भी दे सकते हो, ईटिंग, लंच, डिनर, कुछ भी मान लो। अब क्या हो गया, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये भी एक पहचान करने का तरीका है। अब आपको एक एक चीज़ पता होगी ना, मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगी कि ये क्या है। प्रोनाउन बता दिया आपको, इज हेल्पिंग वर्ब बता दिया। अब मान लो इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग हो गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अब फूड बच गया। इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वाक्य का स्ट्रक्चर हमें क्या कहता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट आने की वजह से ये कौन सा वाक्य है, ये ट्रांजिटिव फॉर्म का वाक्य है। ठीक है, अब इसी वाक्य को देख लेते हैं, अकर्मक में कैसे बनेगा। राम खाता है, अब राम क्या खाता है, कोई जवाब नहीं है अपने पास, हमें सिर्फ पता है क्रिया हो रही है खाने की, राम खाता है। अब यहाँ पर क्या है, राम क्या खाता है, कोई आंसर नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, अकर्मक क्रिया बन जाएगी। जैसे राम हो गया सब्जेक्ट, खाना वर्ब, और एच है हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, राम। अब एक वचन है तो क्या लग जाएगा, एस या ई एस, राम ईट्स। राम खाना खा रहा है, राम इज ईटिंग। तो क्या है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यह क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। अब कहते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर एक ही वर्ब सकर्मक और अकर्मक दोनों रूप में काम करती है। वो कैसे करती है, वो आप देखिए, एक वाक्य लिखा हुआ है, ही स्पीक्स द ट्रूथ। अब हमें कुछ नहीं पता ही क्या है, स्पीक्स क्या है, कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है भाई, इनको छांट के देखते हैं भी, सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद आती है वर्ब, और वर्ब के तुरंत बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसका मतलब यह वाक्य है ट्रांजिटिव वर्ब का। हमें इसकी हिंदी भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो भी हमने पता लगा लिया कि यह वाक्य किस चीज़ का है। तो यह वाक्य किस चीज़ का है, ट्रांजिटिव वर्ब का। अब इसी वाक्य को इनट्रांजिटिव में कैसे यूज करते हैं, ट्रूथ, सत्य, विन्स एवरीवेयर, सत्य की हर जगह जीत होती है, या
ट्रूथ विन्स ऑलवेज, सत्य हमेशा जीतता है। अब क्या जीतता है, हमारे पास कोई आंसर नहीं है। वाक्य देखते हैं, ट्रूथ सब्जेक्ट हो गया, विन्स वर्ब हो गई, और एवरीवेयर, एवरी का हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, क्या होता है, कौन सा प्रोनाउन होता है, ये आप बताएंगे, मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ती हूँ। ठीक है, ईच, एवरी, मैनी, इनका भी अभी जिक्र आया था। तो ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। अब आप ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, नहीं है। तो अब इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने का। ठीक है, तो ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, जैसे एक वाक्य और देख लीजिए, जैसे वे मोहन पर हंसते हैं, दे हंस रहे हैं, दे आर लाफिंग एट मोहन। ठीक है, और एक वाक्य बनता है दे आर लाफिंग। अब इसमें दे आर लाफिंग, अब इसमें क्या है, वर्ब सेम है दोनों वाक्यों में, लाफिंग, सब्जेक्ट सेम है दे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सेम है आर। अब यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट मौजूद है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो एक ही वर्ब आई है लाफ, और वो अकर्मक और सकर्मक दोनों तरह से उसका उपयोग हो गया है। मुझे ये लगता है कि आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, एक बार पूछिए, 10 बार पूछिए, 20 बार पूछिए, 100 बार पूछिए, 200 बार पूछिए, लेकिन पूछिए। बिना पूछे ज्ञानी बने रहने से अच्छा है कि आप पूछ कर एक बार मूर्ख बन जाओ, लेकिन वो आपका मूर्खता का लास्ट टाइम होगा, क्योंकि पूछने के बाद, आंसर मिलने के बाद आप भी उस चीज़ को जानने वाले बन जाओगे। अब हम बात करते हैं एक्जुलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की। अब जी एक्जुलरी वर्ब क्या होती है या हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसको कहते हैं सहायक क्रिया। यानी मुख्य क्रिया की जो सहायता करे, जैसे राम जाता है। अब इसमें जो ये है यह क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। राम जा रहा है, तो यह जो है यह क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वह जा रहा था, तो जो था है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यानी मुख्य क्रिया के जो सहायता करे। अब इसमें मुख्य क्रिया क्या है, जाना, यानी कर्ता द्वारा डायरेक्ट जो एक्शन किया जाए। अब आप कहोगे जी हम पहचाने कैसे कि मुख्य क्रिया कौन सी है, सहायक क्रिया कौन सी है, तो कर्ता द्वारा डायरेक्ट जो काम किया जाए, जो एक्शन लिया जाए, उसको मेन क्रिया में वो आएगी। ठीक है, और उस कर्ता द्वारा की गई मुख्य क्रिया और कर्ता के बीच में संबंध जो स्थापित कर दे, उसके बारे में एक्सप्लेन जो कर दे, वो आएगी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और हेल्पिंग वर्ब को दो नामों से पुकारते हैं, एक्जुलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब बात आती है कि
हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब होती क्या है, कितने प्रकार की होती हैं। तो यह जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 प्राइमरी वर्ब और नंबर 2 मॉडल वर्ब। अब जो प्राइमरी वर्ब है वह क्या होगी? प्राथमिक जो क्रिया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, मॉडल वर्ब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो प्राइमरी वर्ग को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। प्राथमिक रूप से मेन वर्ब की जो सहायता करें, प्राइमरी वर्ब, इनको वैसे हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में पहले हम इनको पढ़ चुके हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं टेंस में। वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से कीजिएगा। तो प्राइमरी वर्ब है वो 3 प्रकार से होंगी और 3 प्रकार में ये 8 प्रकार की वर्ब आएंगी। कौन कौन सी होंगी? नंबर 1 टू बी की फॉर्म में, नंबर 2 टू डू की फॉर्म में और नंबर 3 टू हैव की फॉर्म में। अब आप ये देखिए कि टू बी में कौन कौन सी फॉर्म्स आएंगी। इज, एम, आर। बी का मतलब होता है होना। अब होने की सेंस यानी है, वह जाता है, वे जाते हैं, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, होना। उसके बाद यह हो गया प्रेजेंट रूप और पास्ट रूप में क्या हो जाएंगी? वाज और वर, ठीक है। अब इसमें से हम इसकी सबकी हिंदी देख लेते हैं। इज की हिंदी है, एम आई के साथ लगेगा हमेशा और इसकी हिंदी बनती है हूँ। आर का मतलब बहुवचन है, जहाँ पे आर आ गया वहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों की बात की जा रही है। वाज का प्रयोग पास्ट में होगा, भूतकाल के लिए था, और वर का प्रयोग वाज का बहुवचन हो जाएगा थे। अब इतनी आपके कहानी मुझे लगता है अच्छी तरह समझ में आ गई होगी टू बी। और इसका जो प्रयोग है टू बी में हमेशा वर्ब की 4th फॉर्म लगती है। और वर्ब की 4th फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है। यानी इज, डूइंग, आर डांसिंग, आई एम गोइंग, ठीक है, वाज ईटिंग, वर ईटिंग। अब ये आपको पूरा इनडेफिनेट कंटिन्यूस टेंस में ले जाएंगी। ये देखो मैं साथ के साथ क्लियर कर रही हूँ भी ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, और आप इसको साथ के साथ क्लियर करिए। वर्ब का जो टॉपिक है वो बड़े ही ध्यान से आपको पूरा करना है। अब टू डू के बाद आती है तो डू, डज। अब आपको पता है डज का प्रयोग सिंगुलर में होता है, आपको अच्छी तरह कराया था, और बहुत सारे हैं तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं, बहुवचन में प्लूरल। और डिड होता है पास्ट के लिए,
डिड। अब इनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और डिड के उदाहरण बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं। हैव की होती है, ये डू का मतलब कोई काम होना और हैव का